कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो आपको दिखाते हैं अपनी इस खास पेशकश में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से कोरोना काल में बेहद भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के केदार घाट पर अधजले शवों को कुत्ते नोच रहे हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग नगरपालिका और जिला प्रशासन से कर चुके हैं। बावजूद इसके अब भी प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, इसलिए हमने उनको ब्लर किया है। लेकिन हालात किस तरीके के हैं उत्तरकाशी के केदार घाट में वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर शवों का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया है, जिसके चलते अधजले शवों को कुत्ते नोच रहे हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी से सामने आई हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के केदार घाट से सामने आई। कोरोना का कहर उत्तराखंड में भी किस तरीके से बरपा है वो सबने देखा है, लेकिन कोरोना प्रभावितों का अंतिम संस्कार भी विधि विधान के साथ नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हालात बिगड़ रहे हैं। काफ़ी लोग जो अंतिम क्रिया उनकी की गई धर्मानुसार, तो काफ़ी लोगों के कुछ अंग छूट गए थे, जिनको कुत्ते अपने मुंह में लेके घूम रहे थे, जो मेरे संज्ञान में बीच में आया। तो मैंने या नगर पालिका ने एक निर्णय लिया कि हम एक व्यक्ति को वहाँ खड़ा करें, वो रखें, जो कि पूरी तरह उस डेड बॉडी को जलाए। शवों को जला तो रहे हैं, लेकिन शवों को आधा छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि मुर्दा कैसे यहाँ पे छोड़ा हुआ, कुत्ते और कौवे कैसे नोच नोच के उस लाश को खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पहले अस्पतालों में बच्चों के लिए बेड बढ़ाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं कई ट्रेनिंग कैंप भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही ट्रेनिंग कैंप का जायजा लिया हमारे संवाददाता निखिल शर्मा ने, जहां बच्चों की कैसे जान बचाई जाए इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। देश में आने वाली तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने ये अंदाज़ा लगाया है कि अगर बच्चे तेज़ी से संक्रमित हुए तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसको लेकर अलग अलग तरह से तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ बच्चों के लिए बेड बढ़ाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उन्हें इस बात के लिए ट्रेन किया जा रहा है कि जब बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित होंगे तो कैसे निपटना है, कैसे उनकी जान बचानी है। इसको लेकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लखनऊ में चल रहा है और तमाम जो जिलों के विशेषज्ञ हैं वो यहाँ आए हुए हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आने वाली तीसरी वेव से किस तरह से निपटा जाएगा। डॉक्टर साहब, बच्चे सबसे ज़्यादा संक्रमित होंगे तीसरी वेव में, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो किस तरह से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, किस तरह का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चे अधिक संख्या में संक्रमित होंगे, ये केवल एक अनुमान है। विषाणु की प्रकृति को देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो एज ग्रुप्स जो हैं अभी सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहेंगे वो बच्चों के होने की संभावना है। ये निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इसके लिए तैयार रहना चाहती है। तो ये नेसेसरी स्किल्स हैं, जब आप बच्चों का इलाज करते हैं तो कुछ स्किल्स आपको चाहिए होती हैं। उन स्किल्स का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण हम हर जिले से 4 मास्टर ट्रेनर्स को बुला के करा रहे हैं और ये मास्टर ट्रेनर्स अपने जिलों में जाकर फिर अपने बाकी बाल रोग विशेषज्ञों को, चिकित्सा अधिकारियों को और स्टाफ को ट्रेन करेंगे, ताकि हमारी तैयारी समय से पूरी रहे। विशेषज्ञ हैं वो यहाँ आकर बाकायदे ट्रेनिंग ले रहे हैं और किस तरह से बच्चों को बचाना है इसके को लेकर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर प्याली हैं, पीजीआई के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के हेड हैं और बच्चों के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए, बच्चों और बड़ों में बहुत डिफरेंस होता है। सांस की नली छोटी, बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा, तो बच्चों की तुलना में अडल्ट्स में इजी है ट्रीटमेंट करना। मतलब आप 20 आदमी को एक जगह आईसीयू में लिटा दो और उसके ऊपर 2 डॉक्टर या 2 नर्स छोड़ दो तो काम चल जाएगा। पर अगर आप 10 भी बच्चों को 2 आदमी के साथ लिटाओगे तो कोई मास्क नोच रहा है, कोई हाथ से आईवी खींच दे रहा है, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों के लिए थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए। इन लोगों को वैसे काफ़ी मालूम है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को हम ये दें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। गैस्ट्रिक ट्यूब डालना है, कौन से साइज़ का क्या नाप करके कितना डालना है, आईवी कैन्यूला है कैसे डालना है, जान बचाना है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जब यहाँ से ये लोग जाएं तो प्रशिक्षित होके जाएं, कोई बच्चा मरे ना। तैयारी पूरी है और सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सभी जनपद से बाल रोग विशेषज्ञ आए हैं जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तीसरी लहर आएगी और बच्चे तेजी से संक्रमित होंगे तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। आज जो है लखनऊ और नोएडा 2 जगह से ये ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। दोनों जगह तमाम जनपदों से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं जिन्हें आज स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच भारत में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल शुरू हो गया है।
सरकार ने इस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ऐसी एंटीबॉडी कॉकटेल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी जब वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। अब लखनऊ में भी ये थेरेपी शुरू हो चुकी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का इस्तेमाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी हुआ था, जिसके बाद से इस थेरेपी को ट्रंप कॉकटेल थेरेपी भी कहा जाता है। राजधानी लखनऊ में इसकी शुरुआत होने के बाद चिकित्सकों का इस बात का अंदाज़ा है कि अगर इस थेरेपी का इस्तेमाल पहले से गंभीर रोगों से ग्रसित होम आइसोलेशन के मरीजों पर किया जाएगा तो आने वाले समय में उनकी स्थिति और गंभीर नहीं होगी और इससे उनकी जान बचाई जा सकती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। रॉश कंपनी ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई। मोनोक्लोनल का मतलब है कि जो इस वायरस के अगेंस्ट अटैक करेंगी। तो सबसे पहले जो है वो अमेरिका में उनके प्रेसिडेंट को ये दी गई थी और उनको इससे फ़ायदा हुआ, तो उसका सबसे पहले हमारे मेदांता गुड़गांव ने इस वैक्सीन को सबसे पहले लगाया। तो ये एक कारगर थेरेपी साबित हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि ये एक एंटीबॉडी का मिक्सचर है तो वो डायरेक्टली वायरस को अटैच करने को से रोकता है। तो वायरस उसमें हमारे बॉडी से जो टारगेट सेल है उससे अटैच नहीं कर पाएगा, तो एक तरीके से वायरस को ये खत्म करेगा। वैक्सीन को लेकर मारामारी के बीच एक सच ये भी है कि अब भी वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है। हमारी टीम ने बिहार के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, वहां लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले के राधोपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट है। ये है तिरसिया गांव। जी हाँ, ये गांव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हम मौजूद हैं इस वक्त महात्मा गांधी सेतु पुल के नीचे, ये गांव बसा हुआ है वहाँ पर, और यहाँ पर तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस कोरोना संक्रमण की बात हो रही है कि वो गांव-गांव बिहार में फैला, इनके गांव में क्या स्थिति है, आपके यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ तो कोरोना के कोई भी जांच पड़ताल नहीं, कोई टीकाकरण है, कुछ भी नहीं है। तो गांव में केस आया बाबा जो हुआ? ना कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग ये संक्रमण जो फैला हुआ है तो आप लोग कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं अभी? मतलब कोई आप लोग अपने डिस्टेंस तो बना के रखबे करते हैं, माने कि जो प्रक्रिया माने सरकार जो लागू किए हुए है वो तो हम लोग पालन कर ही रहे हैं। पैसा माने यहाँ कोरोना का माने उतना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा है। टीका किसी को नहीं पड़ा। कब हुआ टीका लिया आप? नहीं। कहाँ नहीं लिए? टीका फिर यहाँ आए नहीं किया तो कैसे लेंगे? तो यहाँ तो टीका वहाँ पीएससी में पड़ता होगा, हाजीपुर में? नहीं सर, यहाँ नहीं। तो हाजीपुर में ना पड़ता है सर, यहाँ पर थोड़े ना आता है पढ़ने। हाँ, हाजीपुर में पड़ता है। हाजीपुर में तो यहाँ से कुछ दूर पे टीका पड़ता है, तो लोग लेते नहीं है टीका ज़्यादा। जिसको मंजूर है वो लेते हैं, जिसको नहीं मंजूर पड़ता है वो नहीं लेते हैं। नहीं क्यों मंजूर होता है? वही अब अथी से सुइये से ज़्यादा आदमी मर रहा है तो इसीलिए नहीं ले रहा है कौन। आपने ले ली चाची? हाँ, हम ना ले सुइया। काहे ना ले ली? ऐसे नहीं ले सुइया, देखे बुखार हो तो दवाई कहाँ कौन क्या देते हमरा? सुइया पड़ता है। अच्छा, तो सुई का डर भी है गांव में लोगों को? सुई से क्यों डर? डर है कि एगो दूगो कांड नहीं, बहुत कांड हो गया कि सुइया लेने वाला मर गया अधिकतर। कितना लोग ऐसा होगा जो सुई लिया और उसका मौत हो गया होगा आपके गाँव में? 50 से ऊपर। इतना आदमी तो नहीं मरा होगा? हाँ, मरा है, मरा सुइया लेने वाला मरा है सर। 4 लाश गाँव से उठा। क्या नाम है आपका? कैलाश। तो कैलाश, हो सकता है कि वो जो मौत हुई हो कोरोना से भी हुई हो या किसी और बीमारी से हुई हो। फिर भी कोई में सबूती करता है कि कोरोना में मरा, उसको भीड़ में कोई नहीं जाता है। क्या बाबा? तब न मर रहा है, सुइया लेने वाला काहे मर रहा है सर? सुइया वाला मर जाएगा। सुइया वाला सर मतलब कि सुइया लेता है, कोरोना वाला का आदत दे देता है, जहर वाला तो पॉइजन से मर। अरे जहर वाला सुई कैसे दे देगा? तो टीका है। तो सरकारें न जानेंगे, हम क्या जानेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि अब कैसे इनको समझाया जाए, कैसे जागरूकता फैलाई जाए, कैसे इनको विश्वास में लिया जाए कि इनको जो टीका पड़ रहा है वो अच्छा टीका है, उससे इनको कोरोना नहीं होगा। ये सरकार की जवाबदेही है और उन शिक्षित लोगों की जवाबदेही है जो ये कहते हैं कि समाज में हम भ्रम को दूर करेंगे, अफवाह को दूर करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, राघोपुर। दिल्ली में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। 18+ के लिए अब भी वैक्सीन का टोटा है।
दिल्ली में वैक्सीनेशन का हाल बताती ये रिपोर्ट देखिए। महीना बदल गया, हालात नहीं बदले, कोरोना के आंकड़े बदल गए, लेकिन टीकाकरण की रफ्तार नहीं बदली। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 648 ही मामले आए हैं, यानी कोरोना लगभग मंद होती हुई लहर पर जा रहा है। लेकिन टीकाकरण की बात करें, टीकाकरण अभी भी 18 और 44 आयु वर्ग का, उस ब्रैकेट का हो नहीं पा रहा है। आने वाले एक सप्ताह से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ग्लोबल टेंडर की राह पर है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम वह राज्य, वो तकरीबन 1 दर्जन राज्य जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जहां बीजेपी या समर्थक मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक साथ एक मंच पर आए ताकि केंद्र सरकार पे दबाव बनाया जाए और तब कम से कम केंद्र सरकार को एक राह अपनानी होगी वैक्सीनेशन के लिए। ये राजनीति का पक्ष है, लेकिन अगर सच्चाई का पक्ष कीजिए तो देखिए कि किस तरीके से लिखा हुआ है कि 19 मई के बाद, यानी तकरीबन आधे महीने के आसपास का वक्त होने चले जा रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर बंद है। अंदर कुर्सियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सब कुछ है, पर वैक्सीन नहीं है, लोग नहीं हैं, क्योंकि वो आयु वर्ग जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है, वो आयु वर्ग के लिए दिल्ली में, राजधानी में, देश की राजधानी में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, श्रमिकों के लिए फैक्ट्री के दरवाजे खुल गए, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया, लेकिन जो बंद पड़े वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जो बड़े दावों के साथ शुरू किए गए थे, वो कब शुरू हो पाएंगे? क्योंकि ऐसा लगता है कि दिल्ली के युवाओं की ज़िंदगी, उनका टीका, उनकी वैक्सीन राजनीति की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोएडा में स्पेशल वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान के तहत पहले उन पेरेंट्स को वैक्सीन लगेगी जिनकी 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। नोएडा में भी आज से पेरेंट्स स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है और जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनके पेरेंट्स को यहां पर अलग से वैक्सीनेशन देने की जो सुविधा है वो शुरू की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में जहां पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। आज यहाँ पर 100 पेरेंट्स को ये वैक्सीनेशन दी जानी है और जो भी लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं उन्होंने कोविन से रजिस्ट्रेशन कराया, उन्हें स्लॉट मिला और उसके बाद उन्हें यहाँ आकर एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी दिखाना होगा जिससे साबित होता हो कि वो उनके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम की है। हालांकि जिस तरह से तीसरी लहर में बात कही जा रही है कि जो प्रभाव है वो बच्चों पर ज़्यादा हो सकता है, ऐसे में बच्चों के साथ, बच्चों के आसपास के जो लोग हैं उनको सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। क्या नाम है आपका? अजीम। कितने साल का बच्चा है आपका? 2 साल। 2 साल का। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं तो आपको भी बाहर निकलना पड़ रहा है? नहीं सर, अभी तो मेरा ऑफिस क्लोज्ड है, बस लॉकडाउन ओपन होने के बाद ओपन हो ही जाएगा, तो उससे पहले वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो जिस तरह से ये बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो अलग से शुरू किया गया, आपको लगता है कि बहुत यूज़फुल होगा? जो बच्चों की चिंता है आपकी वो थोड़ी कम होगी? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, इससे हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। तीसरी लहर में यही कहा जा रहा है कि बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर हो सकता है। ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स जो कि हो सकता है कि अभी भी बाहर निकल रहे हो जॉब के सिलसिले में या फिर किसी और काम से, उनको वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। आपका नाम क्या है? कौशल कुमार। बच्चा है आपके घर में? हाँ जी। 10 बच्चा है। 10 साल का होने वाला है। 10 साल का बच्चा है। कैसा ये जो शुरू हुआ है, आज जो मुहिम शुरू हुई है कि जो पेरेंट्स हैं उनको वैक्सीनेशन देना है, लग रहा है कि बच्चे के लिए थोड़ी चिंता आपकी भी कम होगी? क्या बाहर से आते हैं, अंदर एक कैरियर की तरह आते हैं, तो बच्चा सेफ रहेगा? नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है और अभी योगी जी ने किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि बच्चे के कारण हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे पिछले 1 महीने से, बट अब वैक्सीन लग गया तो हम इजीली अब वर्क पे जा सकेंगे। बच्चे की सेफ्टी हो गई थोड़ा? तो मेरा 6 साल का बेटा है, तो प्रॉब्लम्स वही है कि सर जॉब्स पे जाना होता है, फिर आना होता है, तो बच्चे के लिए तो मतलब सेफ्टी ज़रूरी है, तो अगर वैक्सीन लग जाएगी तो बेनिफिट्स तो है। ठीक है, तो ये पेरेंट्स हैं यही बता रहे हैं कि लगातार ये लोग बाहर निकल रहे हैं काम के सिलसिले में, ऐसे जब घर पहुंचते हैं तो ये डर बहुत बड़ा होता है कि कहीं उनके बच्चे को उनसे कुछ हो ना जाए, खासकर छोटे बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स को देखते उनके पास जाते हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि बच्चे सुरक्षित रहें। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नोएडा को देश का पहला ऐसा शहर बनाने की कोशिश है जिसके 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी हो। अगले 50 दिन का ये टारगेट रखा गया है। जाहिर तौर पर ये कवायद
इस कोशिश को में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा। जम्मू में 3 दिन से वैक्सीनेशन पर ब्रेक लगा हुआ है। 18+ के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है। लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जम्मू से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, लेकिन लगातार वैक्सीनेशन की किल्लत जो है वो अब हर जगह देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो पिछले 1 हफ्ते से शुरू किया गया था, लेकिन आज तीसरा दिन है जब कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है और वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो यहाँ पर बंद पड़े हैं। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है उनका वैक्सीनेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर सरकारी सूत्रों से खबर है उसके मुताबिक जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो यहाँ पर फिलहाल उसका कोटा खत्म हो चुका है। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए थे आप और क्या इंतजार था कि वैक्सीन आएगी? तो आप सर आज हमें आते हुए कम से कम भी 10-15 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद भी ये हमें कोई ऐसा इंटीमेट नहीं कर रहे कि ये वैक्सीनेशन कब लगेगी। हमें एक ऑलरेडी लग चुका है हमें इंजेक्शन, और सेकंड के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था? क्या मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ, 2 महीने हो गए हैं शेड्यूल के लिए लगातार मैं अपना कंटिन्यूसली मतलब नेट का यूज़ करके उसका कर रहा हूँ, स्लॉट ही नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। मेरे पास मोबाइल है, मेरी वाइफ को लगाना था इंजेक्शन यहाँ पे पिछले, यहाँ पे कभी GB पंत, कभी स्कोर्स एंड गाइड, कभी कहीं जाने, बिना सिफारिश के कुछ नहीं हो रहा है। मैं लगातार पिछले 1 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ और ये मुझे लगातार स्लॉट जो है नहीं मिल रहा। तो आप देख सकते हैं ये सब लोग जो हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको दूसरा डोज लगना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कई दिनों से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से बंद है। कोविशील्ड वैक्सीन फिलहाल यहाँ पर जो गवर्नमेंट के पास आई थी वो ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी किल्लत देखी जा रही है और जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से यहाँ पर जो कोविशील्ड का वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर बंद चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। अब आपको कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। कानपुर देहात में लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। यहाँ उमरिया और अस्तिया गांव में लोग वैक्सीन से डर रहे हैं। गांव में ज़्यादा मुस्लिम बहुल आबादी है। बताया जा रहा है कि दोनों ही गांव में किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। वैक्सीन को लेकर लोगों की अजब गजब दलीलें हैं, तर्क हैं। आपने टीका लगवाया वैक्सीन कोरोना? नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया? नहीं लगवाया, मरना है का? क्यों, डर क्यों है आपको? अरे भैया जब भी हमारे आस पास पुखराया वो सब जगह लग रहे हैं, आदमी के टीके लगते हाल मालूम तब पढ़ते चला जाता है। क्या करना लगवा के? आ जाएगी, मर जाएंगे, इसे नहीं मरना है। तो स्वास्थ्य टीम आई थी आपके यहाँ? आई तो थी स्वास्थ्य टीम, मगर किसी ने लगाया नहीं। गाँव के लोग बहुत डरे हुए हैं। और दूसरी चीज़, वैक्सीन लगाने के बाद सबसे बड़ी बात ये आती है सामने कि वैक्सीन लगाने वाले तो वैक्सीन लगा के चले जाते हैं, उनको वायरल 2 दिन बाद आता है, फिर उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है। जब वो ट्रीटमेंट नहीं करता है तो वो डिप्रेशन से चले जाते हैं या उनको मेडिसिन नहीं मिलती, उससे मर जाते हैं। और इसका कोरोना पे असर पड़ता है और इसलिए कोरोना की इतनी दहशत फैल चुकी है कि मेरे गाँव में आसानी से कोई भी आदमी वैक्सीन नहीं लगाएगा। वैक्सीन मतलब लगाने तो लगवा लें, लेकिन बहुत से लोगों के दिलों में अफवाह भरी हैं, दहशत भरी है। इसकी वजह से वैसे इंजेक्शन आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों, मतलब कुछ लोगों के, बड़े लोगों के अच्छे इंजेक्शन लग रहे हैं, गरीबों को मतलब थोड़े पैसे हट के इंजेक्शन लग रहे हैं। इसकी वजह से लोगों के दिलों में ज़्यादा दहशतें भरी हैं, तो जनता लगवाना नहीं चाहती है। अब बात राजस्थान की, जहां बाड़मेर से अनोखी खबर सामने आई। यहां ऑपरेशन के डर से ब्लैक फंगस मरीज दूसरी बार एम्स से घर लाए गए। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता। मेरे पिताजी लगते हैं सावल राम जी देवासी। हम हॉस्पिटल लेके गए थे एम्स में ये बीमारी बता रहे थे कि आंख निकालना पड़ेगा, जबड़े निकालने पड़ेंगे, इसलिए हमने वापस घर पे ले आए हैं। अब बात मुंबई की, जहां कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में वैक्सीन को लेकर डर बैठा हुआ है। 1300 सेक्स वर्कर्स को टीका लगवाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस
खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में। दरअसल मुंबई की ये गलियाँ बदनाम हैं देह व्यापार को लेकर। यहाँ पर देह व्यापार के पेशे में वैसे तो हज़ारों महिलाएं हैं और ये धंधा जो है बीते कई सालों से यहाँ पर फल फूल रहा है। कोरोना के इस काल में इन सेक्स वर्कर्स के आजीविका पे बनाई है, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेशन देने की अब तक कोई पहल नहीं की गई थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनके पास, बहुतों के पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे और तो और सबसे बड़ा संकट ये था कि इनमें वैक्सीन को लेके बहुत ज़्यादा डर था। इनमें डर था कि अगर इन्हें वैक्सीन लगती है तो ये बीमार पड़ जाएंगी, इनकी आजीविका पे बन जाएगी और इसी वजह से वैक्सीन लगाने नहीं जा रही थी। लेकिन अब कुछ महिलाएं जो हैं वो वैक्सीन को लेकर आगे आई हैं, जो हमारे साथ इस वक्त हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज आप वैक्सीन सेंटर गई थी, आपने वैक्सीन लगाया, आपके मन से वो भ्रम निकल गया, वो डर निकल गया वैक्सीन को लेकर? अभी नहीं डर लगता है, मेरे को अच्छा लगता। अच्छा लगता है। तो वैक्सीन लेके आप खुद को कोरोना से सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, आप कुछ डर नहीं है मेरे को। पहले क्या डर था, मैं जानना चाहता हूँ। डर लगता था ऐसा कभी मार फिर जाएगा बोले, सब तो खाते खाता था ना, इसलिए डर लग रहा था। इस डर से बाहर आई हैं और उन्होंने वैक्सीन लगाया है, बल्कि और भी कई महिलाएं। आपने वैक्सीन लगाया? आपके मन में कोई डर था वैक्सीन को लेकर? नहीं, अब कोई डर नहीं रह गया है। वैक्सीन आपको लग गई है, इनको भी वैक्सीन लग गई है। आप देख सकते हैं इस इलाके में दरअसल जहाँ तक नज़र जाए वो तमाम घर हैं जिसमें कमर्शियल सेक्स वर्कर्स रहती हैं। इनकी संख्या यहाँ पर तकरीबन 1,500 के आसपास है और अब मुंबई में एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है कि इन्हें जागृत किया जा रहा है, इनमें जागरूकता भरी जा रही है कि ये घरों से बाहर निकलें, अपने संकोच को, अपने डर को त्यागें। वैक्सीन बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है और इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही मामूली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। इनको जब हमने बात की तो ये बहुत डरे हुए लोग हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हम बीमार हो जाएंगे तो हमारा इलाज कैसे होगा, हम मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा। उनका भी वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे शुरू है। अब तक कितने कमर्शियल सेक्स वर्कर इस ड्राइव का लाभ उठा चुकी हैं? 100 से अधिक लोगों ने इसका फ़ायदा ले लिया है और हमारा टारगेट है 1364 जो यहाँ पर जो लोग हैं उनको हर एक को वैक्सीनेट करवाना। और अब हैरान करने वाली खबर जो जयपुर से आई है। यहाँ ब्लैक फंगस के आतंक के बीच कोरोना से ठीक हो रहे बच्चों में MIS-C नाम की बीमारी फैल रही है। इस बीमारी के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार। कोविड की तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी, लेकिन उससे पहले एक नई बीमारी ने बच्चों के लिए बड़ा खतरा कोविड की तीसरी लहर से पहले ही पैदा कर दिया है। MIS-C यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम नाम की ये बीमारी जो UK की कावासाकी बीमारी के लक्षणों से मिलती जुलती है। MIS-C के राजस्थान में करीब 60 मामले सामने आए हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर जिलों में MIS-C बीमारी के लक्षणों के बच्चे पाए गए हैं और फिलहाल राजस्थान के सबसे बड़े JK लोन हॉस्पिटल में इस बीमारी से पीड़ित करीब 4 बच्चों का इलाज चल रहा है, जिनमें 3 बच्चे ICU में हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे केस अभी आगे और भी बढ़ेंगे। दरअसल ये बीमारी पोस्ट कोविड बच्चों को हो रही है। इसके साथ ही जिनको कोरोना नहीं हुआ ऐसे बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं और इस बीमारी के लक्षण कोविड से मिलते जुलते हैं। अगर हम इसको यूँ कहें कि जिस तरह पोस्ट कोविड के कारण ब्लैक फंगस हुआ, वाइट फंगस हुआ और बच्चों में अब ये MIS-C नाम की बीमारी पोस्ट कोविड का ही एक रूप सामने आ रहा है। आगे भी इस तरह केसेस बढ़ने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल इसके राजस्थान में 60 मामले सामने आए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 100 से अधिक मामले अभी भी राजस्थान के अन्य ज़िलों में अगर देखा जाए तो मिल सकते हैं, यानी कि खतरा तेज़ी से मासूमी की तरफ बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।